आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो क्लास 12th में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इवन इस साल भी जब आप कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर हो या वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये चैप्टर का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछता हूं कि जब कभी भी एक बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है? कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई भी पर्टिकुलर एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? तो उसका एकमात्र आंसर है स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी का जो रूल आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है? एकमात्र रूल अब तक पढ़ के आए हैं क्लास 9 से। क्या रूल पढ़ के आए हैं? वो भी रूल नहीं पता। ऑक्टेट रूल। एक ही रूल पढ़े कि भाई आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो उससे क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और मुझे लगता है शायद अगली ही क्लास में उस रूल को हम लोग क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे कि ये रूल बकवास है। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये कितने दिन चलने वाला है ये चैप्टर? ये चैप्टर चलेगा लगभग 1.5 महीना, और दूसरे ही क्लास में मैं उसको क्या कर दूंगा? रॉन्ग कर दूंगा। तो सोचिए अभी कितना कुछ हम लोग को इसमें पढ़ना है। देयर आर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ थ्योरी। जैसे सबसे पहले कौशल लुईस थ्योरी आती है। कौशल लुईस थ्योरी से पहले ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी गलत होगा तो कौशल लुईस आएंगे। कौशल लुईस से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद एक थ्योरी आती है जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। VSEPR के बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद VBT, VBT के बाद MOT। फिर बीच में भी छोटे छोटे कुछ एक आध थ्योरी और भी बीच में आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो लंबा, काफी लंबा चैप्टर है और बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको लिखना चाहिए, दैट इज राइट, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। तो उस केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। ये एक एटम है। ये क्या है? एटम है। और आपको मैंने दिखाया था कि इस तरह का ये एटम जो होता है, इसके सेंटर पे क्या होता है? इसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। इसके सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के इधर और इधर सारे क्या प्रेजेंट हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इस तरफ सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस प्रकार से वन ऑफ दी एटम्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली एक दूसरा एटम हम लोग यहां पे बनाते हैं। ये एक दूसरा एटम है, ये एक दूसरा एटम है और ये एक दूसरा एटम है। और इस एटम के भी क्या है? कुछ ये इसका न्यूक्लियस है और यहां पर कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पे इस तरह के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, जब कभी भी दो एटम एक दूसरे के क्या करता है? पास आता है। ये एटम इधर बढ़ रहा है और ये एटम इधर बढ़ रहा है। ये एटम कहां बढ़ रहा है? इधर बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अगर एक दूसरे के, हाँ बाबू किधर? साथ ही हुआ है, कोई नहीं, एक और बना दो, क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी बना दो एक और। साथ ही हुआ तो एक और कर लो। अब मान लीजिए दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं। क्यों पास आ रहे हैं? उसका कारण है। क्या कारण है? कि जो सेंटर में कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, किनको? ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आप देख पा रहे हो, इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहां देख पा रहे हो, इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहां देख पा रहे हो, इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहां देख पा रहे हो, इसको, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहा है? ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अट्रैक्ट करना भी चाहिए उसको। क्यों अट्रैक्ट करेगा? कारण क्या है अट्रैक्शन का?
बोलिए क्या कारण है अट्रैक्शन का? क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। वेरस जो ये वाला न्यूक्लियस है, सिमिलरली इन इलेक्ट्रॉन्स को भी वो अपनी ओर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को भी वो अपनी ओर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा ही खींचेगा। ये इसको अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। ये इसको अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये खींचेगा। इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे होंगे? पास आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा और इधर का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा, जिससे दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे होंगे? पास आ रहे होंगे। डन। लेकिन इसी खींचा खींची में कहीं कहीं पर, इसी खींचा खींची में कहीं कहीं पर जब ये बहुत क्लोज आ गए होंगे, जब ये कैसे आ गए होंगे? बहुत क्लोज आ गए होंगे। जब ये बहुत क्लोज आ गए होंगे, इनके बीच में एक रिपल्शन भी पैदा होगा। इनके बीच में क्या पैदा होगा? एक रिपल्शन भी पैदा होगा ना? इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या पैदा हो जाएगा? रिपल्शन। ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? रिपेल करने लग जाएंगे। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब इनिशियली जब दो एटम काफी दूर दूर थे तो आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और कुछ देर के बाद दोनों एटम आपस में एक दूसरे से क्या करने लग गए? रिपेल करने लगे। इनिशियली अट्रैक्ट कर रहे थे और फिर क्या करने लग गए? रिपेल करने लगे। कोई तो एक समय ऐसा आया होगा जिस समय पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस नेट रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो गए होंगे। भाई इस तरफ एक पहले इनिशियली जब दूर दूर थे एटम, तो दोनों को एक दूसरे के क्या लाया जा रहा है? पास लाया जा रहा है। तो दोनों के अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग थे, और एक टाइम ऐसा आया होगा जहां पर दोनों के एक समय के बाद दोनों का रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया होगा? डोमिनेट हो गया होगा। इतना पास ले आया कि अब दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गया? रिपेल करने लग गया। तो कोई तो एक बीच में ऐसा क्षण आया होगा जहां पर नेट अट्रैक्टिव फोर्स नेट रिपल्सिव फोर्स के क्या हो गया होगा? बराबर हो गया होगा। जिस क्षण पर नेट अट्रैक्टिव फोर्स नेट रिपल्सिव फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी क्षण पर दो एटम के बीच की जो दूरी है उसको केमिकल बॉन्ड, माने उस दूरी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और जो एटम एक दूसरे के पास आने के क्रम में जो इतने करीब आया, जहां पर नेट फोर्सेस बराबर हो गए, जहां पर उसकी एनर्जी मिनिमम हो गई, क्या हो गई? एनर्जी मिनिमम हो गई, वही स्टेट में हम कहेंगे कि दोनों एटम के बीच में क्या फॉर्मेशन हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और उसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो पूरे चैप्टर का ही नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्ड एटम क्यों जाता है? तो पहला सवाल तो यही है कि भाई एटम इसीलिए जाता है बॉन्डिंग में क्योंकि वो एटम से किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहता है। और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट क्यों होना चाहता है? बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल। वो क्या होना चाहता है? स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में जाएगा। पर जब वो मॉलिक्यूल बना रहा होगा तो दो एटम आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे होंगे? पास आ रहे होंगे। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे? स्टेबिलिटी बाय लूजिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी बाय लूजिंग एनर्जी। आप अपना एनर्जी को लॉस करिएगा तभी स्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी लॉस ऑफ एनर्जी तभी होगा जब आप मिनिमम एनर्जी स्टेट में होंगे, और मिनिमम एनर्जी स्टेट तब आता है जब नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस नेट रिपल्सिव फोर्सेस के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ताकि नेट फोर्स उस सिस्टम पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम पर जीरो, यानी वो मिनिमम एनर्जी स्टेट है। उसके पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, उसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। कोई एक फोर्स अगर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप ही स्टेबल कब है? जब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बाल बच्चा सब बढ़िया से सेटल हो गया। आप लोग का नहीं, मैं अपना बना नहीं, मैं स्टेबल, या मेरे पापा कैसे स्टेबल हो रहे होंगे? क्या दोनों बाल बच्चा अपना अपना जगह में कर रहा है, भाई शादी ब्याह कर दिए, दोनों अपना घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, अपना अपना जीवन देख रहा है, वो निश्चिंत है। अब वो घूम रहे, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं, कभी नेपाल जाते हैं, कभी काशी विश्वनाथ, वो घूम रहे, क्या वो निश्चिंत हो गए। नेट अट्रैक्टिव फोर्सेज इज इक्वल टू नेट रिपल्सिव फोर्सेस। कोई बर्डन उनके जीवन में नहीं है। एनर्जी स्टेट इतना नीचे आ गया है कि वो काफी अपने जीवन में खुश है। तो वो एनर्जी स्टेट कब आता है? जब नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बराबर हो जाते हैं? फोर्सेस नेट रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो जाते हैं। नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस
नेट रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो जाते हैं, तभी वो क्या करता है, स्टेबल होता है। अब ये हमें पता कैसे लगा? ये हमें पता लगा कुछ ऐसे, जब हमने बनाया ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड, जब हमने बनाया ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड आर डिस्टेंस। जब ग्राफ इसका प्लॉट किया गया तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा निकल कर आया। ग्राफ का नेचर कैसा निकल के आया? आर इज द दूरी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ। और यहां पर ध्यान से देखने पर एक बात आपको पता चलेगा, इस पॉइंट पे जब रेडियस कम है, यानी यहां पे दो एटम आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल, क्योंकि आर का दूरी बहुत कम है। और जब आर बहुत ज्यादा है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आर की दूरी जब ज्यादा है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और आर की दूरी जब कम है तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तात्पर्य, मीनिंग, यहां पर कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है? फोर्स ऑफ FORCE, फोर्स ऑफ रिपल्सन इस रीजन में क्या है, डोमिनेटिंग है। और इस रीजन में, बाद के रीजन में, फोर्स ऑफ क्या डोमिनेटिंग है, अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाला है, मिनिमम रहने वाला है। दिस इज द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देख रहे हैं, सबसे कम पूरे ग्राफ का सबसे मिनिमम एनर्जी स्टेट कहां पर है, यहां पर। इस पॉइंट पर दोनों जो एटम रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार से रहे होंगे कि दोनों का नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस और नेट रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, दोनों का नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस और नेट रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस F अट्रैक्शन इज इक्वल टू F रिपल्शन। और जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उसी पॉइंट में दो एटम के बीच का जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और वो किसके बराबर होता है, तो यहां पर जो ये R का वैल्यू है दैट इज ओनली कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है जो अभी आपने देखा, FA जो है वो FR के क्या है, बराबर है। ये स्टेट पर ही दोनों क्या होते हैं, आपस में स्टेबल हो जाते हैं। डन। तो ये आप बनाइएगा, पहले लिखिए केमिकल बॉन्ड की परिभाषा लिखिए। द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स the attractive forces that holds the various constituents, the attractive forces that holds the various constituents, ब्रैकेट में लिखिए एटम और आयन together in different chemical species, in different chemical species is called chemical bond, is called chemical bond. Atom or ion etc. together in different chemical species is known as chemical bond. उसी को आप क्या कहते हैं, chemical bond कहते हैं। नेक्स्ट, नीड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, हेडिंग डालिए नीड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, उसका जो पूरा लॉजिक अभी कहानी में हमने बताया है उसी को लिखना है। लिखिए एटम आर मोर रिएक्टिव, एटम्स आर मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूल्स, एटम्स आर मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटम्स आर मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव higher amount of energy as compared to molecules.
एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स। मतलब कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है और एटम्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वही ना कम एनर्जी वाले स्टेट में आना चाहेगा। और जब कोई ज्यादा एनर्जी वाला कम एनर्जी वाले के स्टेट में कब आता है, जब वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। जब वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। हेंस टू अटेन द स्टेबिलिटी, हेंस टू अटेन द स्टेबिलिटी, the atoms of the element undergoes bond formation। तो अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए ये एटम जो है वो किस में जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड गेट स्टेबलाइज्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड गेट स्टेबलाइज्ड by decrease in energy through bond formation and get stabilized by decrease in energy through bond formation। डन। तो बॉन्डिंग में जाता है, एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। एटम चाहता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, स्टेबल होने के लिए वो एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहता है। जब कोई एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जैसे ही वो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा, स्टेबलाइज्ड थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन, नहीं, स्टेबलाइज्ड बाय डिक्रीज इन एनर्जी थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन, डिक्रीज इन एनर्जी थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। डन। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दो एटम आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, दो एटम आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो ये पास तो ऐसे ही नहीं चले आएंगे, पास आने के लिए तो कोई होना चाहिए ना जो इसको पास लाए। देखा गया है कि सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में देखा गया है, गैसेस में। सबसे ज्यादा रैंडमनेस या मोबिलिटी किस में है, गैसेस में। कोई भी पार्टिकल जब गैसियस स्टेट में चला जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस है। रैंडमनेस होगा तो दो एटम के पास आने की संभावना बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब भी कोई चीज आपस में एक दूसरे के पास आएगा तभी ना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। पास नहीं आएगा तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। पास आने के लिए उसमें रैंडमनेस होना चाहिए, रैंडमनेस होने के लिए उसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर आप देखिएगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्म अटेंड कर लिया है वो कहीं ना कहीं गैसियस स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में रिएक्ट करना के लिए, अब आप सॉलिड हैं तो आपका रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा, पर स्लो होगा। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड से किस में जाएंगे, लिक्विड एंड लिक्विड से गैसेस में, गैस में पहुंचते ही आपके पास रैंडमनेस ज्यादा है। रैंडमनेस ज्यादा है तो दो एटम के टकराने की संभावना ज्यादा है। जो एक पूरा थ्योरी हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी, क्लास 12th में एक थ्योरी पढ़ेंगे जिस पूरे थ्योरी का ही नाम है कोलिजन थ्योरी, जहां पे यही बताया जाता है कि कोई भी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन या नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो एटम्स आपस में आके क्या करते हैं, टकराते हैं। और ऐसे वैसे नहीं टकराते हैं, एक परफेक्ट स्पीड में, एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में, एक परफेक्ट एक्सिस में, एक पर्टिकुलर शेप में। अब जैसे मान लीजिए अभी तो मेरा हाथ टूट गया तो मैं ताली उतना तेज नहीं बजाता, पहले बहुत अच्छा बजा के दिखाता था। जैसे मान लीजिए कि मेरे को ताली बजाना है, तब एक तो तरीका ऐसे करके ताली बजाया, लेकिन सेकंड एक है कि मान लीजिए आप ताली बजा रहे हैं लेकिन ऐसे बजा रहे हैं, बजेगा ताली, ऐसे बजा रहे हैं, बजेगा ताली, ऐसे बजा रहे हैं, बजेगा ताली। लेकिन जब ऐसे ही बजाएंगे तो ताली, अब तो ये वाला हाथ थोड़ा कम काम करता है, ऐसे ही बजाएंगे तो परफेक्ट ताली बजेगा। जब ये परफेक्टली आके टकराएगा, परफेक्ट स्पीड, परफेक्ट ओरिएंटेशन, दोनों का एक्सिस लाइन सेम, तभी परफेक्ट ताली बजेगी। जैसे ताली बजने के लिए ये सारा कंडीशन है, ऐसे ही मान लीजिए दोनों एटम है, दोनों एटम आपस में जब टकरा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आड़ा टेढ़ा कैसे भी टकराएगा तो काम बनेगा। परफेक्ट ओरिएंटेशन, परफेक्ट स्पीड। आप बोलेंगे सर आड़ा टेढ़ा क्यों? आपने पिछले चैप्टर में ऑर्बिटल डायग्राम देखा। अब मान लीजिए कि कहीं पर py में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कहां इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, py में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ। अब तुम आके इसको ऐसे टकराओगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो तुमको ऐसे ही ना आना पड़ेगा। तो परफेक्ट एक्सियल लाइन भी बहुत जरूरी है कि तुम किस लाइन से आके टकरा रहे हो। अब यहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तुम टकरा के क्या करोगे? तुम ऐसे आके टकराओगे, नो इलेक्ट्रॉन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपका सही तरीके से टकराना बहुत जरूरी है, और टकराने के लिए रैंडमनेस होना बहुत जरूरी है। और रैंडमनेस ज्यादा कहां देखने को मिलता है? गैसीय स्टेट में देखने को मिलता है। तो ये अगली पॉइंट लिखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज मैक्सिमम, बॉन्ड फॉर्मेशन इज मैक्सिमम, बॉन्ड फॉर्मेशन इज मैक्सिमम in gaseous state, bond formation is maximum in gaseous state due to their maximum randomness, due to their maximum randomness they collide with each other, they collide with each other at a particular speed, orientation, axial line, they collide with each other at a particular speed, orientation, axial line and forms bond. Maximum randomness, full stop. They collide each other at a particular speed, orientation and axial line and forms bond. And forms bond. Next. Done paragraph change. Every chemical bond, तो अल्टीमेटली मेरा एम क्या है? अल्टीमेट मेरा एम है टू अटेन व्हाट? स्टेबिलिटी. एंड हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी? बाय रिलीजिंग एनर्जी. तो अल्टीमेटली व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी देयर विल बी स्टेबिलिटी. तो एवरी केमिकल बॉन्ड इज अकंपनीड बाय, अकंपनीड मतलब एसोसिएटेड, एवरी केमिकल बॉन्ड इज अकंपनीड बाय decrease in energy, decrease in energy, and amount of energy depends upon the strength of chemical bond, and the amount of energy depends upon the strength of chemical bond, and the amount of energy depends upon the strength of chemical bond. Done. मैंने कुछ फील्ड लाइंस कम कर, ये फोर्सेस के लाइंस कम कर दिए ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए. डिपेंड्स अपॉन, क्या बोला? बोली. डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड. अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अगर कम है मतलब कम ही एनर्जी रिलीज किया होगा. जो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना स्टेबल, और जो जितना स्टेबल होगा उसका बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी. ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? कोई अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है, माने कोई दो दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके बीच में फूट डालने के लिए आपको बहुत तिगड़म, मतलब एक लड़की को वहां क्रॉप बना के डालना होगा तभी जाके होगा. लेकिन मान लीजिए कोई कम मैंने ऐसे बस हाय हेलो फ्रेंड है, तो तुम उनको भाई बोल दो कि भाई तुम्हारा गाड़ी में स्क्रैच कर दिया, उतना ही में उसका लड़ाई हो जाएगा. लेकिन वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि उसको तोड़ना मुश्किल है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब एक लड़की क्रॉप करके डालना होगा, किसी एक का गर्लफ्रेंड बनवाना होगा, तब जाके उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं. और आप जानते ही हैं जिधर नारी उधर तो दिक्कत होगी. उसके नीचे आप ये डायग्राम बना लें. आपके पास तो अलग अलग कलर का डायग्राम बनाने का उपाय है कि नहीं है, पर आप यहां दिखा दीजिएगा. ये वाला कौन सा कलर है बोलिए? ये इधर जो पहले बनाए थे, ये वाला, ये वाला तो हमको यूज ही नहीं किए बे. ये यही सेम है. साला तुम भी ब्लाइंड हो काबे, हम तो वही हैं, तुम भी हो. ये वाला जो है, ये जो कलर है, ये है आपका कौन सा फोर्सेस? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस का लाइन है. ये किसका लाइन है? अट्रैक्टिव फोर्सेस का लाइन है. और दूसरा वाला जो कलर है, ये वाला, ये है नहीं, यही है. ये जो कलर है, ये भी है अट्रैक्टिव का ही लाइन है. ये भी किसका लाइन है? अट्रैक्टिव का लाइन है. वेयर एज जो थर्ड लाइन हम बनाए हैं इस कलर से, ये जो लाइन बना है ये किसका लाइन है? रिपल्सिव का लाइन है. दिस इज द लाइन फॉर रिपल्सिव फोर्सेस. और जिस पॉइंट पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस नेट रिपल्सिव फोर्सेस के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, वही पॉइंट पर क्या बनने वाला है? बॉन्ड बनने वाला है. और उस टाइम पर जो एटम से एटम की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये डायग्राम आपने बना लिया, डन। बढ़े आगे। अब ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए, ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए, और यहां पर यहां से यहां तक का जो एनर्जी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल बॉन्डिंग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while the formation of bond, while the formation of bond, बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो यही अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जब ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे थे तो जैसे ही वो पॉइंट पहुंचा, जिस पॉइंट पर बॉन्ड बन गया, तो वहां से वहां की ना एनर्जी रिलीज हुई। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये डिक्रीज इन एनर्जी है। यहां पर वो दोनों एटम है और यहां पर वो दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया है। तो एटम से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है वो इतना ही रिलीज इन एनर्जी है, और यही उसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। यही उसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। नहीं सटेगा नहीं, इंफिनिट तक जाएगा। तो जल्दी जल्दी बनाइए, हाँ इसके पैरेलल हो जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइए। लिखिए आर नॉट, ये बना लिए, जल्दी जल्दी बनाइए। होप कि आपने दोनों डायग्राम बना लिया होगा। लिखिए एक्स नॉट, या हमारे इस टेबल में आर नॉट, R naught is the distance of closest approach. R naught is the distance of closest approach. Distance of closest approach. Distance of closest approach at which atom remains in stable condition. Atom remains in stable condition providing the energy of the system is minimum. Providing the energy of the system is minimum. तो ये वो दूरी है जिस पर एटम जो है वो क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, providing the energy of the system is minimum. डन। तो ये वो डिस्टेंस है जिस पर दोनों एटम आपस में सहमति से, ये सबसे स्टेबल जगह है, ना हमको डोमिनेटिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, ना रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा डोमिनेटिंग है, दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हैं और हम लोग यहां पर क्या है, स्टेबल हैं। आप वहीं ना रहना चाहेंगे। बारिश हो रही तो आप क्या जगह छूटते हैं, छत ढूंढते हैं, और धूप रहता है तो छांव ढूंढते हैं, और जब सुहाना मौसम होता है तो आप अंदर नहीं रहना चाहते, आप बाहर रहना चाहते हैं। ये सब कैसे आपके शरीर को ऑटोमेटिकली पता है कि क्या मेरे लिए स्टेबल सिचुएशन है। ऐसे ही ये लोग ऑटोमेटिकली किस स्टेट में आ गए, स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। देखिए इनिशियली, नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस इज डोमिनेंट। स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों एटम आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे होंगे, पास आ रहे होंगे। इनिशियली द अट्रैक्टिव फोर्सेस इज डोमिनेंट। नहीं, उसका पैराग्राफ चेंज। क्या? ये तो इस फोटो में लिखे ना, और उसके नीचे एक्स नॉट का हम डेफिनेशन लिखवाए आर नॉट का कि क्या है आर नॉट। अब उसके नीचे एक पॉइंट लिखवा रहे हैं। ये तो हम फोटो में बताए कि यही वो डिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप यहीं पर पूरा गाना लिख दिए क्या? जय जय सिया राम। ये नीचे लिखना था, ये तो खाली हमने लिख दिया कि यही वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। उसके बाद उसके नीचे लिखना चाहिए। चलिए कोई बात, आगे लिखिए। इनिशियली, मैंने पैराग्राफ चेंज करके, इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो आप देख भी रहे हैं स्टार्टिंग में कौन सा फोर्सेस डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब दूरी ज्यादा है दोनों एटम के बीच में। फिर धीरे 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 अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे और उसके बाद फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो स्टेट है जहां पे दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर हैं, वही मिनिमम एनर्जी का स्टेट है और वही जाकर एटम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल में। उस टाइम पे जो दोनों एटम के बीच की दूरी है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस इज डोमिनेंट एंड व्हेन द एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, when the atom comes closer to each other, when the atoms come closer to each other, this forces decreases, this forces decreases and this forces decreases and after a point of time repulsive forces becomes more dominating, repulsive forces becomes more dominating। यहां तक का लॉजिक क्लियर है? उसके नीचे लिखिए at equilibrium forces of attraction is equal to forces of repulsion। at equilibrium forces of attraction is equal to forces of repulsion। at equilibrium the forces of attraction becomes equal to forces of repulsion। डन। बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन लिख लीजिए। द शॉर्टेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, the shortest intermolecular distance between molecules of the atom is called as bond length, what is a bond length? वो दूरी between the atoms जो कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में किसी भी एटम के बीच में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला? द शॉर्टेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड due to attraction of bonding atom, energy released due to attraction of bonded atoms is called, due to attraction of bonded atom, बोला ना बॉन्ड एनर्जी क्या है, बताए ना। यहां से जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आपका डोमिनेटिंग है तब से लेकर जब दोनों फोर्स बराबर हो गए, ऐसा होने में एनर्जी कितना डिक्रीज कर गया, इतना डिक्रीज किया, यही ना बॉन्ड एनर्जी है, राइट। Energy released due to attraction of bonded atoms is called bond energy of the formed chemical bond, bond energy of the formed chemical bond। Done। तो इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि भाई हम लोग क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग और कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ यही बात पढ़े कि बॉन्डिंग क्यों पढ़ रहे हैं। बॉन्डिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एलिमेंट या एटम जो है वो अपने एलिमेंटल स्टेट में रहता है तो वो अनस्टेबल है, फ्री स्टेट में रहता है, ऐसा नहीं है नहीं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, पर उसकी टेंडेंसी होती है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। जब कोई एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और किसी भी चीज की जब एनर्जी डिक्रीज करती है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, आपके सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसकी एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसको तोड़ने में एनर्जी भी क्या लगती है, ज्यादा लगती है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एंड बॉन्ड एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज कि जब कभी कोई बॉन्ड बन गया है, अब इसको तोड़ने में जितनी है, क्योंकि जितना एनर्जी रिलीज होकर वो बॉन्ड बना होगा उतना ही एनर्जी उसको दीजिएगा तब ना वो फिर टूटेगा। तो जितना एनर्जी रिलीज होकर वो बॉन्ड बन गया, अब अगर इसको तोड़ना है तो फिर उतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी,
देनी पड़ेगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज बॉन्ड एनर्जी, और द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और जो लेंथ बिटवीन द टू एटम्स होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। डन। और एक चीज बस ये वहां पे नोट डाल के लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी का अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, किसी का अगर बॉन्ड लेंथ कम है इसका मतलब उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। डन। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एकदम आराम आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि वो रेड बटन को जरूर दबाइएगा, सो दैट कि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।